आप कैसे पता करेंगे कि डेयर आपकी लेक्सिकल वर्ब है या मॉडल वर्ब है? हाउ विल यू फाइंड आउट? ठीक है, तो उसका छोटा सा तरीका है, कल बताया था, फिर याद क्यों नहीं है? याद होना चाहिए आप लोगों को आज। अगर किसी सेंटेंस में आप डेयर का प्रयोग कर रहे हो और आपने पता करना हो कि डेयर इसमें लेक्सिकल वर्ब है या मॉडल है, ये तो पता है कि लेक्सिकल मॉडल में क्या फर्क होता है? लेक्सिकल वर्ब किसे कहते हैं? जो मॉडल वर्ब नहीं हो, जो साधारण एक्शन वर्ब्स हैं दे आर कॉल्ड लेक्सिकल वर्ब। जैसे आपने कहा गो, जंप, रीड, ईट, ये कैसी वर्ब है? ये लेक्सिकल वर्ब है। और मॉडल वर्ब क्या होती हैं? 13 जो आपको लिखा रखी हैं। कैन है, कैन का पास्ट टेंस कुड है, मे का पास्ट टेंस माइट है, विल का पास्ट टेंस वुड है, शेल का शुड है, और टू है, मस्ट है, ये ना आपका, और बाकी ये 3 अभी कर रहे हैं जो, तो दीज आर मॉडल वर्ब्स। ठीक है, तो कैसे पता करोगे ये आपका मॉडल वर्ब है किसी सेंटेंस में? तो उसका प्रयोग करो और उसमें एक छोटा सा टेस्ट करो। इफ आई से ही डज नॉट डेयर टू कम हेयर अगेन, और सेंटेंस का अर्थ हो गया कि उसकी हिम्मत नहीं है कि यहाँ दोबारा आ सके। अब मैं आपको पूछूंगा, मुझे ये बताओ इसमें डेयर लेक्सिकल है या मॉडल है? क्या बताओगे? कैसे पता लगा? तो इसका छोटा सा टेस्ट है, आपको इस डेयर को किसी और मॉडल से चेंज करना है। कैन से चेंज कर दो, फिर सेंटेंस देखिए कि सेंटेंस सेंसिबल है या नॉन सेंसिबल है। ये सेंटेंस कैसे बन गया? डज नॉट के बाद में कैन लगा सकते हो? अरे नहीं लगा सकते ना भैया। तो इसका मतलब क्या? अगर ये डेयर कैन से, विल से या किसी और मॉडल से चेंज नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये वर्ब आपकी लेक्सिकल है। नहीं समझे आपका? और ऐसे लिखूं तो ये डेयर नॉट कम हेयर अगेन, सेम मीनिंग है, कोई फर्क नहीं है आपका, लेकिन इसमें डेयर आपका लेक्सिकल नहीं है बल्कि मॉडल है। इसको कैन से चेंज कर सकते हो आप? कर सकते हो। मीनिंग तो चेंज हो गया, लेकिन सेंटेंस अर्थपूर्ण बना हुआ है। सेंटेंस इज मीनिंगफुल, ये नॉन सेंसिकल नहीं बना ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने जिस शब्द को कैन से चेंज किया है, वो जो वर्ब था वो आपका मॉडल वर्ब था। कर लोगे टेस्ट? समझ में आ गया सबके? मैं कुछ और सेंटेंस आपको दूंगा, फिर उसको साथ में इसको मिला के पढ़ो। अब इसमें फिर देखना क्या है, पता करके क्या फायदा हो गया आपको, मुझे बताओ। आपको है तो आपने देखना है। अब इसका प्रयोग क्या है बच्चों, मैं तुमको समझाता हूँ। अगर डेयर का प्रयोग आप लेक्सिकल वर्ब के रूप में कर रहे हो, एज लेक्सिकल वर्ब, ठीक है, तो इसके बाद में जो वर्ब आएगी वो 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और डेयर का प्रयोग अगर आप मॉडल के रूप में कर रहे हो, ठीक है, मॉडल वर्ब के रूप में प्रयोग कर रहे हो, तो इसके बाद में बेयर इन्फिनिटिव आएगा। उसको कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव, यानी इन्फिनिटिव से पहले टू का प्रयोग आपने नहीं करना, ये आपने सीखना है। अब इस सिखलाई को मजबूत कैसे करोगे कि जब तक 8-10 सेंटेंस बना के बोलोगे नहीं। हमेशा याद रखना इस बात को कि जो भी आप सीखते हो, कुछ भी सीखते हो, चाहे लेक्सिकल वर्ड सीखते हो, चाहे ग्रामेटिकल वर्ड सीखते हो, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? भाषा का बनाना। भाषा की यूनिट क्या है? सेंटेंस। इसका मतलब क्या हुआ? हर जो चीज़ सीख रहे हो उससे आपको भाषा बन रही कि नहीं बन रही है, आप सेंटेंस बना पा रहे कि नहीं बना पा रहे। हमेशा भूलना नहीं है, तब तो आप सीखोगे अंग्रेजी को। और मैं आपको और सेंटेंस दे रहा हूँ, फटाफट सीखो इसको, ठीक है आपका। इफ आई से ही डेयर नॉट टच यू अगेन, अब ध्यान से देखो बच्चों, और जो मैंने पढ़ाया ना आपका, उसको मैं यूज करो। पहले मुझे बताओ ये डेयर लेक्सिकल है या मॉडल है? कैसे पता लगा? इसको आप कैन से चेंज कर सकते हो? कर सकते हो। तो सेंटेंस का थोड़ा सा बदल जाएगा, लेकिन सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट रहेगा। मैं विल से चेंज कर दूं इसको, विल नॉट टच यू अगेन, वो तेरे दोबारा हाथ नहीं लगाएगा। कर सकता हूं। तो ये क्या हो गया फिर? डेयर आपकी मॉडल होगी। फिर ऊपर मैंने क्या लिखा हुआ है? अगर ये मॉडल है डेयर, तो इसके बाद में इन्फिनिटिव आएगा विदाउट टू। बेयर इन्फिनिटिव का अर्थ होता है वर्ब की बेस फॉर्म, उसके आगे, उसके पहले टू नहीं लगाना आपने। अब देखो बच्चों, ऊपर देखो इसको, अगर मैं इसमें टू के आगे टच लगाते तो सेंटेंस गलत हो गया। अब तुम्हारे खूब में बैठा ही नहीं बैठा? ये इस नॉलेज का एप्लीकेशन हो गया। समझ में आई या नहीं आई? कि अगर डेयर मॉडल वर्ब है तो उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी विच इज बेयर इन्फिनिटिव, उसके आगे टू नहीं लगाना। समझ में आया नहीं आया? अब ये सेंटेंस गलत हो गया। ये डेयर नॉट टू टच यू अगेन इज रॉन्ग, गलत हो गया। टू टच के क्या बोलना पड़ेगा आपको? आपको केवल टच बोलना पड़ेगा। ये गलत हो गया, दिस रॉन्ग, ये ठीक नहीं है। और ऐसे में हर जगह लिख नहीं सकता। तुम लोग ऐसे लिखो करो, अंडरलाइन करो, और जो ठीक है उसको टिक मार दो। टिक मार नहीं सकता इसमें,
ठीक है, जो ठीक है उसको टिक मार दो, जो गलत है उसको काटा मार दो। क्या ठीक है? टच, टू टच क्या है? गलत है। क्यों गलत है? तो इसका जवाब है क्योंकि डेयर आपका मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद में अगर कोई दूसरी वर्ब आएगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी विदाउट टू। ठीक है आपका। और इसी सेंटेंस कर मैं ये लिख रहा हूं कि ही डज नॉट डेयर टू टच यू अगेन, तो ये सेंटेंस ठीक है गलत है? अरे ठीक है, क्योंकि डेयर इसमें लेक्सिकल है। तो ऊपर क्या लिखा है मैंने? अगर डेयर लेक्सिकल है तो बाद में क्या आएगा? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है, ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है। अब इसमें अगर मैं टू टच की जगह टच कर दूं तो वो गलत हो जाएगा उल्टा। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये आपका डेयर का प्रयोग हो गया। क्लियर है क्या नहीं है? है तो आप सही ढंग से बोलो और खूब सारे सन्ने बनाओ। ठीक है। एक ने कहा तेरे खिलाफ वो पुलिस में कंप्लेंट करेगा, तो आपने कहा उसकी हिम्मत नहीं कि मेरे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर सके। he dared not lodge a complaint against me in the police station, उसकी हिम्मत नहीं है। तो कैसे बोलोगे? he dared not। और एक ही सेंटेंस को दूसरी तरह से भी कह सकते हो, इसमें भाषा की फ्लेक्सिबिलिटी आती है। he dared not, ठीक है ना आपका, कंप्लेन अगेंस्ट मी, उसकी हिम्मत नहीं मेरे खिलाफ शिकायत कर सके। he dared not complain against me। समझ आया रे बच्चों? और ये सही गलत है। और इसको अगर मैं कंप्लेन का टू लगा दूं तो कंप्लेन वर्ब है। ध्यान रखना, ऐसा नहीं आपको कंप्लेन वर्ब भी नहीं आ रहा है इस लेवल पे। कंपटीशन की अंग्रेजी की पढ़ाई कर रहे हो आप तो बेसिक वर्ब्स वगैरह सीखा करो, उसके लिए खूब सारा पढ़ा करो। इसमें टू लगा दूं गलत हो जाएगा? गलत हो जाएगा ना? हो गया। और इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी कर सकते हो आप, ही डज नॉट डेयर। अब आपको बोलना पड़ेगा टू कंप्लेन अगेंस्ट मी, बाकी सेम। और अगर आगे सेम होता है तो भी डॉट डॉट करके छोड़ दिया करो, डबल लिखने की जरूरत नहीं, घर में जाके लिखो। ठीक है, ये दोनों तरह सेंटेंस कर सकते हो। अब इसमें गलती की क्या संभावना है उनको भी ध्यान रखो। ऊपर देखो एक सेकंड, अगर यहां पर कंप्लेन के आगे मैं टू लगाता हूं तो गलत हो जाएगा, और यहां मैं टू हटा दूं तो गलत हो जाएगा। ये सीखना आपने। अब समझ आ गया क्या करना है? इसको सीखो, लिखो और बोलो, बस भूलना मत आपने। ये तो मेन मूल है कि आप जो भी सीख रहे हो वो भाषा के लिए सीख रहे हो, और आप सेंटेंस नहीं बना पा रहे हो, सेंटेंस नहीं बोल पा रहे हो तो आपकी भाषा नहीं बन रही है। सीख पा रहे हो तो आपका काम चलेगा, बोलो इसको तो भी काम चलेगा। अरे समय आया थे ना आपको? एक आदमी का तेरे खिलाफ बहुत बोलेगा, उसकी हिम्मत नहीं मेरे खिलाफ बोल सके। ही डज नॉट डेयर टू स्पीक अगेंस्ट मी एंड ही डेयर नॉट स्पीक अगेंस्ट मी। मुंह पे चढ़ा दो इसको, काम खत्म हो गया। खूब सारे सेंटेंस बनाओ आपका, और जरूर नहीं डज नॉट का प्रयोग करो, कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है। ही विल नॉट डेयर टू स्पीक अगेंस्ट मी, बोलो ऐसे। और इसी तरह ऐसे भी लिख सकते हो आपका, ही डेयर नॉट स्पीक अगेंस्ट मी, ही डेयर नॉट स्पीक अगेंस्ट मी। हो गया, उसकी हिम्मत नहीं मेरे खिलाफ बोल सके आपको। और देखो कॉमन सेंस क्या बच्चों, मैंने आपको शुरू में कहा था कि जो ये मॉडल वर्ब्स होती हैं ऑर्डिनरी ऑक्सिलरी वर्ब की तरह है नहीं? तो ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद में मॉडल आएंगी और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी, ये तो उनका काम है। शुरू में बताया था आपको कि हर मॉडल वर्ब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बताया था। तो वही तो नियम इसमें भी लागू है, वही तो नियम इसमें लागू है। अब इसका जो प्रयोग करो आप हर रूप में करो। सवाल बनाओ, डेयर ही से दिस थिंग्स, ये जो क्या ये बातें कहने में उसकी हिम्मत है, कहने की हिम्मत है उसमें ये बातें कहने की? अब क्या मुझे बताओ बच्चों एक बार थोड़ा, ये तुम हमेशा लिखा मत करो रे, लिखना जरूरी है लेकिन समझना बहुत उससे भी ज़्यादा जरूरी है। मैं ये बता रहा हूँ आपको, ये मैंने सवाल बनाया है, ये क्वेश्चन है, ठीक है? तो अगर डेयर अगर लेक्सिकल वर्ब हो तो क्या कभी आप किसी लेक्सिकल वर्ब से सवाल बनाते समय लेक्सिकल वर्ब को सबसे पहले लिखते हो? लिखते हो? नहीं लिखते ना आपका। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि लेक्सिकल वर्ब है। तो डेयर जब लेक्सिकल वर्ब बन जाएगी तो सब्जेक्ट आगे नहीं लगाएगा, नहीं आएगा आपको। तो सवाल बनाते समय पहले क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आती है, नीचे में आपका। तो ये लॉजिक हो गया। अगर ये डेयर आ रहा है तो इसका मतलब डेयर आपकी मॉडल है, ये लेक्सिकल वर्ब नहीं है, ठीक है? और फिर इसके से के आगे टू मत लगाना। और अगर मैं आपको ये कहूं कि विल ही डेयर, ध्यान से पढ़ो इसको,
विल ही डेयर टू से दीज थिंग्स? क्या उसकी हिम्मत होगी कि ये बातें कह सकें? अब गौर से तुलना करो, इसमें डेयर आपका क्या है? मॉडल है, ये भी आपका मॉडल है, ठीक है, ये मॉडल, दोनों मॉडल हैं, सबसे पहले आई हैं। और विल आपका हेल्प वर्ब भी है, पहले है ना सब्जेक्ट पहले, और ये डेयर क्या है? अब लेक्सिकल हो गई, आ गई, और बाद में क्या लगा? आपने टू से लगाया। ये दोनों की तुलना करो कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसका जवाब है कि पहले वाले सेंटेंस में डेयर आपकी मॉडल वर्ब है, दूसरे सेंटेंस में विल आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। आपका विल आपका मॉडल वर्ब ही है, लेकिन जब ये फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है तो विल ही डेयर टू से दिस थिंग्स बोलना पड़ेगा। क्या उसकी हिम्मत है कि वो बातें कह सके? मीनिंग दोनों सेंटेंस का एक ही है, डेयर ही से दिस थिंग्स। खोपड़ी बैठ गया नहीं बेटा? और मैं पूछूंगा तुमको, क्या किसी और सवाल में आप लेक्सिकल वर्ब को सब्जेक्ट पहले लिखते हो सवाल बनाते समय? ऐसे बोलोगे गो ही देयर? बोलो कैसे? नहीं बोल पाओगे। क्यों नहीं बोल पाओगे? क्योंकि गो आपकी लेक्सिकल वर्ब है और आपको हेल्पिंग वर्ब से सवाल बनाना पड़ेगा, जो भी टेंस हो। डिड ही गो देयर? ये तो गलत है। अगर आपने क्या वहां गया हो तो बोलो डिड ही गो देयर, क्या वहां गया? अब ये बिल्कुल ठीक है, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। इसे आपका गो सब्जेक्ट पहले थोड़ी लिख सकते हो। क्यों नहीं लिख सकते? तो जवाब यही है कि गो आपका लेक्सिकल वर्ब है। अरे समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ये सब बेसिक चीजें बच्चों फटाफट सीखने आपने। ये आई होप कि समझ आ रहा है सबके? हाँ, समझ में आ गया? अब इसके 8-10 और बनाओ, दैट्स राइट, ठीक है। एक ने कहा इसकी किसने कोई छोटी मोटी किसी बगीचे में चोरी करने का प्लान बनाया कि इसको भेज देते हैं। कह रहे इसकी हिम्मत नहीं अकेला चोरी करे, है ना आपका। ही डेयर नॉट स्टील इट अलोन। कैसे बोलो? ही डेयर नॉट। और इसका टुकड़ा क्या, टुकड़े का मीनिंग क्या हो जाएगा? कि इसमें हिम्मत नहीं है कि अकेला चोरी कर सके। ये डेयर नॉट स्टील इट मीन्स जो आप चीज चुरा रहे हो, इट अलोन। कई लोग होते हैं जो साथ में होता है तो छोटी मोटी चोरी, बड़ी चोरी नहीं है, छोटी चोरी, किसी बगीचे से कुछ सब्जी चोरा नहीं, समझो आपका। तो आपने कहा इसकी हिम्मत नहीं कि अकेला चुरा सके, कोई साथ में होगा तो चुरा लेगा। ये डेयर नॉट, तो इसमें डेयर क्या है? मॉडल वर्ब है। कैसे पता लगा? कैन से रिप्लेस होता है, विल से रिप्लेस हो सकता है। आगे स्टील आपकी वर्ब है, उसके आगे टू नहीं लगाना। टू लगाओगे तो गलत हो जाएगा। बस ये सीखना आपने। गलत हो गया? अरे गलत हो गया ना, दैट्स राइट। और अगर आप डेयर को लेक्सिकल वर्ब इस्तेमाल करो तो लेक्सिकल वर्ब के रूप में डेयर से पहले हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए आप, दैट्स राइट आप, ठीक है। ही डेयर नॉट, ऐसे बोलो, ही डेयर नॉट स्टील इट अलोन। इसमें आपकी ये क्या है? डेयर, सॉरी दोनों में एक से लिख दिया। इट डज नॉट डेयर टू स्टील इट अलोन। उसकी हिम्मत नहीं इसको अकेला चुरा सके, उसको तो कोई ना कोई साथ में चाहिए, अकेला नहीं चुरा पाएगा। साथ में हो किसी के तो कुछ भी चुरा लेगा, फिर तो कार भी चुरा लेगा। या भाई अभी तो सब्जी की बात हो रही है, बगीचे में से खूब सारे बनाओ। आई होप कि समझ आ रहा है। और डेयर शब्द का जो नॉर्मल प्रयोग है ना आपका, वो भी आपको आना चाहिए। डेयर का अर्थ होता है हिम्मत करना, लेक्सिकल हिम्मत करना, इसका मीनिंग होता है दैट्स राइट, टू शो करेज। और एक दूसरा मीनिंग होता है टू चैलेंज समबडी, ये भी इसका मीनिंग होता है, हम ध्यान रखना। अरे किसी को चुनौती देना, ये दोनों अर्थ होते हैं इसके, ठीक है। अगर मुझे कहना हो कि मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ 100 मीटर की रेस मेरे से दौड़ो, तो मैं आपको कहूंगा आई डेयर यू, आई डेयर यू, ठीक है आपका, डेयर यू टू रन 100 मीटर डैश विथ मी। इस सेंटेंस को पढ़ो और इसको सीखो। इसका अर्थ हो गया कि सामने वाला आपको चैलेंज दे रहा है कि 100 मीटर की रेस दौड़ के देख, हम दिखा मेरे साथ में। आई डेयर यू टू रन 100 मीटर डैश विथ मी। अगर आपकी सिखलाई भाषा में कन्वर्ट नहीं हुई तो सब कुछ बेकार है। इंग्लिश सीखने का मकसद एक ही है, भाषा का निर्माण। चाहे लिख के करो या बोल के करो, और बोलोगे तो लिखना अपने आप आ जाएगा। बच्चों समझ में आया? डेयर का मतलब किसी को चैलेंज करना भी है, जान लो आप, ठीक है। मैं चैलेंज दे रहा हूं आपको, तो 2 घंटे एक पांव पे खड़ा होकर दिखा मेरे को, एक पांव पे, तो कहीं हो भी जाएंगे, 3 घंटे हो जाएंगे, बट आपको चैलेंज कर रहा हूं मैं। आप आई डेयर यू टू स्टैंड ऑन 1 लेग फॉर 3 आवर्स एट अ स्ट्रेच, लगातार, रुकना नहीं है बीच में। आप ये हो गया चैलेंज। आई डेयर यू, बोलोगे तो भाषा आएगी,
ऑन वन लेग फॉर 5 आवर्स, चलो घंटे बढ़ा देता हूँ, अब मुश्किल हो जाएगा। और एट अ स्ट्रेच का अर्थ होता है लगातार, एट अ स्ट्रेच मीन्स लगातार बिना रुके। एट ए स्ट्रेच फ्रेज है, इसको अलग से लिखो, इसका अर्थ होता है कंटिन्यूसली विदाउट स्टॉपिंग। एट ए स्ट्रेच का अर्थ क्या होता है बच्चों? लगातार, कंटिन्यूसली, विदाउट ब्रेक, ब्रेक नहीं होना चाहिए बीच में, एट ए स्ट्रेच। ठीक है, किसने कहा मैं सर के बल खड़ा हो सकता हूं 2 घंटे लगातार एट अ स्ट्रेच? एक आदमी ने लगातार 3 घंटे बोला, बोलो ही स्पोक फॉर 3 आवर्स एट अ स्ट्रेच। जो सीख रहे हो उसको भाषा बनाने में इस्तेमाल करो। मैं जो बोल रहा हूं समझ आ रहा है बच्चों? एट अ स्ट्रेच का अर्थ होता है लगातार बिना रुके। लिखो इसको, याद करो इसको। ढेर के सारे प्रयोग आगे नहीं आ गए अभी आपको? सब आगे, मैंने सब सिखा दिया आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना इसका प्रयोग होता है, लेकिन घर में जाकर इसकी प्रैक्टिस करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, लिखते लिखते बोलो। घर में जाकर सेंटेंस बनाओ, डेयर का प्रयोग लेक्सिकल वर्ब के रूप में करें, मॉडल वर्ब के रूप में करें, खूब सारे सेंटेंस बनाए आप। उसकी ये बात मेरे मुंह पे कहने की हिम्मत है, इस सेंटेंस को मैं डेयर का इस्तेमाल करो, और एक सेंटेंस में डेयर के अंदर मॉडल का इस्तेमाल करो, दूसरे में लेक्सिकल वर्ब का करो। लिखो इसको, क्या ये बात वो मेरे मुंह पे कहने की उसमें हिम्मत है? क्या ये बात उसकी मेरे मुंह पे कहने की? इसको लिखो अपने आप। और इसमें 2 सेंटेंस लिखने हैं। एक सेंटेंस में डेयर आपका मॉडल होगा, दूसरे सेंटेंस में डेयर आपका लेक्सिकल वर्ब होगा। सवाल बनाओ, सवाल बना लो। और अगर असर्टिव सेंटेंस बना, असर्टिव बना लो, आपकी मर्जी है, कुछ भी बना लो। मेरे मुंह पे कहने के लिए क्या फ्रेज होगा रे? मेरे मुंह पे कहना, इसका अंग्रेजी बना दो आपका, टू से समथिंग टू माई फेस। ध्यान रखना आपका, इसका फ्रेज ये है। सवाल पूछ रहे हो तो बोलिए डेयर ही से दीज थिंग्स टू माई फेस। ये हो गया फर्स्ट क्लास इंग्लिश आपकी। और इस सेंटेंस में डेयर आपका मॉडल है, ठीक है ना आपका? अरे समझ आया? और इसको अगर आपने लेक्सिकल वर्ब इस्तेमाल करना हो तो आपको दूसरी हेल्प में लगानी पड़ेगी। विल ही डेयर, अब देखो से के आगे टू आ जाएगा, बाकी सेम, टू से दिस थिंग्स टू माई फेस। जो मैंने डॉट डॉट किया इसका अर्थ क्या है? जो ऊपर के सेंटेंस में आया ना, वही नीचे के सेंटेंस में आएगा। डेयर ही, विल ही डेयर टू से दिस थिंग्स टू माई फेस। उसमें हिम्मत है इतनी कि मेरे मुंह पे ये बातें कर पाएगा, कह पाएगा। आई होप कि डेयर कंप्लीट हो गया आपका रे, कोई डाउट तो नहीं अभी? खूब सारे सेंटेंस बनाओ, सवाल बनाओ, सब करें। और मेन चीज ध्यान रखो, अगर डेयर लेक्सिकल है तो बाद में जो वर्ब आ रही है वो 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। और डेयर अगर मॉडल है तो बाद में जो वर्ब आ रही है बिना 2 के आएगी, विच इज बेयर इन्फिनिटिव। दैट इज कॉल्ड बेयर इन्फिनिटिव। ध्यान रखना। ठीक इसी तरह का प्रयोग नीड का है, सेम प्रयोग है, उसमें कोई फर्क नहीं है, बस मीनिंग चेंज है, प्रयोग सेम है। नीड आपका लेक्सिकल वर्ब भी है और मॉडल वर्ब भी है। नीड क्या है? दोनों है, ध्यान केंद्र रखो इधर, ठीक है आपको? नीड दोनों है, लेक्सिकल और मॉडल। और जैसे डेयर का प्रयोग था, सेम प्रयोग यही है इसका, बस इसके अर्थ में फर्क है। नीड, डेयर का मतलब किसी को चैलेंज करना, हिम्मत दिखाना। नीड का मतलब कोई चीज की आवश्यकता होना, ठीक है ना? इफ आई से आई नीड अ पेन, ये लेक्सिकल है, मुझे पेन चाहिए। ये कैन से रिप्लेस हो नहीं सकता, कहना हो सकता है आई कैन अ पेन बोलोगे तो फिर ये आपका लेक्सिकल है, ठीक है ना आपका? अगर किसी को मैं आपको कहूं यू नीड नॉट अटेंड दिस क्लास, देखो बच्चों तुमको एक चीज समझा रहा हूं, कॉमन सेंस की बातें हैं। अगर नीड के साथ में सीधा नॉट लगा रहा हूं तो ये मॉडल है। क्यों? किसी भी वर्ब के साथ में सीधा नॉट नहीं लगता, लगते हो आपका? ये गो नॉट देयर ऐसे बोलोगे? बोलोगे क्या? तो कॉमन सेंस है यार ये तो आपका। तो गो के साथ नॉट थोड़ा लगाते हैं कोई आपका। हेल्प मी वर्ब के साथ में नॉट लग के नेगेटिव सेंटेंस बनता है। ही कैन नॉट गो देयर ऐसे बोलते हो, या ही गो नॉट देयर। और जो आपकी हेल्प मी वर्ब्स होती हैं उनके साथ में शॉर्ट फॉर्म बनता है, नॉट का बनता है, अरे बनता है, कैन नॉट का कांट बन जाता है, ये वाला।
ठीक है, डिड नॉट का डिंट बन जाता है, आर नॉट का आंट बन जाता है। तो क्या गो नॉट का गोंट बना दोगे? ये तो कॉमन सेंस की बातें हैं। ऐसे बना दोगे? घर की दुकान है कि बना दोगे ऐसे आपके? लेकिन विल नॉट का बन जाएगा। अरे विल नॉट का नॉट के साथ में शॉर्ट फॉर्म बन जाएगा, क्या हो जाएगा? वॉन्ट हो जाएगा। इसमें रेड लाइन क्यों लगेगी? जो ठीक है रेड लाइन क्यों लगेगी? तो अपने आप ही समझ आने लग जाता है कि अगर मैं लिख रहा हूं यू नीड नॉट, तो नीड के साथ में सीधा नॉट लगा रहा हूं, तो ये ऐसे ही है जैसे मैं कैन के साथ में नॉट लगा रहा हूं। अब समझ आया तुम्हारे? तो फिर ये नीड क्या हो गई? मॉडल वर्ब हो गई। अरे मॉडल के साथ में नॉट लगाते हो ना भैया, विल नॉट, कैन नॉट, शैल नॉट, ऑट टू नॉट, नॉट टू लगाते हो, तो अब पता लग जाएगा इसमें नीड आपकी मॉडल वर्ब है कि नहीं लगेगा? पता लग जाएगा। तो इसके बाद में जो वर्ब आ रही है उसके आगे टू नहीं लगाना, सीधी बात ही है। ठीक है, और इसी सेंटेंस को मैं ऐसे भी कह सकता हूं, यू डू नॉट। अब तो हेल्प में साथ नॉट लग गया। अब जो नीड वर्ब आएगी अपने आप ही लेक्सिकल हो जाएगी कि नहीं होगी? कॉमन सेंस की बातें हैं। इसको बोलो यू डू नॉट नीड टू अटेंड दिस। अभी तो अटेंड का आगे टू आ गया, अटेंड दिस क्लास। तेरे को ये क्लास अटेंड करने की आवश्यकता नहीं है। शायद उसने ये किया हुआ है, इसलिए टीचर कह रहा होगा उसको। किसी को मैंने कहा ये बिल तेरे को पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं, इसका पेमेंट मैं करूंगा, तो मैं आपको ये कहूंगा यू नीड नॉट। और जैसे नीड के साथ मैं नॉट लगा रहा हूं तो नीड क्या हो जाएगी? मॉडल हो जाएगी। तो बात जो वर्ब आ रही है उसके आगे टू नहीं लगाना, ये खोपड़े बैठ जाना चाहिए। यू नीड नॉट पे दिस बिल। ये बच्चों से बात समझ आ रही है? सब पे लागू है, डेयर और नीड दोनों पे। समझ आ रही है? यारी? और जैसे मैं नीड से अगर सेंटेंस शुरू करता हूं इंट्रोगेटिव, तो नीड क्या हो जाएगा? मॉडल। अगर लेक्सिकल हो तो लेक्सिकल वर्ब तो सवाल में पहले तो नहीं आती, सब्जेक्ट पहले। बात समझ आ रही है? अगर मैं कह रहा हूं नीड यू, तो ऐसा कब होगा? नीड और डेयर के साथ में होगा, या दूसरी मॉडल वर्ब के साथ में होगा? कैन यू, विल यू, शैल यू, अरे होगा ना। तो फिर इसमें नीड क्या है? मॉडल है। अब इसके बाद जो वर्ब आएगी उसके आगे टू नहीं लगाना। नीड यू पे दिस बिल। क्या ये बिल आपका पेमेंट करना जरूरी है? नीड यू पे दिस बिल, इसका तो क्या आपको इस बिल की पेमेंट करने की आवश्यकता है? और सवाल अगर मैं बनाऊं लेक्सिकल वर्ब से तो क्या कहूंगा? ऐसे कहूंगा डू यू नीड, डू यू नीड टू पे दिस बिल। अब जैसे मैंने डू का प्रयोग पहले कर दिया, तो अगर जो नीड आ रही है वो नेचुरली क्या हो गया? लेक्सिकल वर्ब। चूंकि नेचुरल वर्ब तो बाद में क्या आया? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें नीड क्या था? मॉडल। तो क्या आया? केवल आपका पे। ये तुलना करो, ऐसे इन शब्दों को आपस में जोड़ के तुलना करो, गौर से देखिए आपका। और ये खोपड़े बैठना चाहिए, ऐसे नहीं टेक्निकली सीख लिया आपका, ऐसे नहीं होगा, वो 2 दिन भूल जाओगे। भाषा के रूप में सीख लिया तो आपकी जवान पे हमेशा चढ़ा रहेगा। ये मेरी बात समझ आ रही है? नहीं आ रही है? तो ये नीड का प्रयोग हो गया। सेम प्रयोग मैंने कहा था, डेयर और नीड में कोई फर्क नहीं है। समझ में आया बच्चों कि नहीं आया? हाँ, आप देखो, अब आ जाओ यूज टू पे। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो मेरे से, बाकी सेम खूब सारे सेंटेंस बनाओ। यू नीड नॉट गो टू दिल्ली, यू नीड नॉट गो टू दिल्ली, तेरे को दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है। एंड यू डू नॉट नीड टू गो टू दिल्ली। नीड जब आपका मॉडल था तो आपका गो आया, और नीड जब आपका लेक्सिकल था तो टू गो आया। यू डू नॉट नीड टू गो टू दिल्ली। अरे समझ आया? यू नीड नॉट गो टू दिल्ली, यू नीड नॉट टेल दिस टू एनीबडी। तेरे को ये बात किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। बच्चों जब तक आप सेंटेंस नहीं बनाओगे आपको इंग्लिश नहीं आएगी। हम जो सीखते हैं, चाहे वो शब्द हो, ग्रामर का नियम हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ हम भाषा बनाने के लिए सीखते हैं। तो अगर भाषा ही नहीं बन रही है आपका, तो आपका सीखना तो बेकार है। काय के लिए सीख रहे हो फिर? आपका ये गणित नहीं है। आई एम नॉट टीचिंग और रॉकेट साइंस, ध्यान रखना आपको। एक बॉस ने सबको ऑफिस बुलाया संडे को, और ये लड़कों को बोला यू नीड नॉट कम टू ऑफिस टुमारो। बोलोगे तभी तो आएगा। कल तेरे को ऑफिस आने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? शायद कोई और खाना होगा, उसका काम होगा ही नहीं आपका, तो वो क्या करेगा आके? समझो एक टाइपिस्ट है, तो टाइपिस्ट का काम ही नहीं है, रिपोर्ट तो टाइप होनी नहीं है, हमने कुछ पेपर तैयार करना है, तो टाइपिस्ट आके क्या करेगा?
उसकी बेचारी छुट्टी खराब करो बेकार में। और इसमें नीड क्या है? अरे मॉडल है, यू नॉट के साथ में नीड आ रहा है तो शॉर्टकट बना लो अपने आप, सीधा आपका मॉडल हो गया। हो गया, ये मॉडल है तो इसके आगे कम के आगे टू नहीं लगाना, सीधी सी बात है। और इसी सेंटेंस को अगर मैं जिसमें नीड का प्रयोग मैं लेक्सिकल रूप में करूं तो यहां से करूंगा यू डू नॉट नीड टू। देखो अब कम के आगे टू आ जाएगा। हो गया सही। अब क्या प्रॉब्लम है मुझे? हाँ, तो फिर दूसरे में आता हूं, वो है आपका लास्ट वाला यूज टू। बड़ा सुंदर सा इसका प्रयोग है। इसमें एग्जाम में सेंटेंस कैसे आए हैं मैं आपको उनको भी बताऊंगा आपको, ठीक है। इसका पूरा फ्रेज बनता है बट बच्चों यूज टू डू समथिंग, ये इसका फ्रेज बनता है। ये पूरा फ्रेज बन गया इसका। और इसमें ध्यान रखना बच्चों, ये जो टू है ये यूज्ड का हिस्सा है। तो मॉडल क्या है? यूज टू है, ध्यान रखना, ये खाली यूज नहीं है। अरे ये तो मैंने बाद में लिखा ना। मॉडल क्या है? हाँ ध्यान रखना, टू किसका हिस्सा है? यूज्ड का हिस्सा है, अलग नहीं है, वो उसका जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना आपका। और मैंने कहा इसका फ्रेज बनता है यूज टू डू समथिंग। और इसका प्रयोग पास्ट की, सुन लो पहले, इसका प्रयोग पास्ट की ऐसी एक्टिविटी के लिए होता है जो आप किया करते थे और अब नहीं करते हो। याद रखना, मेरी बात साफ है या नहीं है? इसका प्रयोग पास्ट की ऐसी एक्टिविटी होता है जो पास्ट में आप करते थे और अब नहीं करते हो। अगर मैं आपको कहूं आई यूज टू डू वेट लिफ्टिंग, मैं वेट लिफ्टिंग क्या करता था, इसका मतलब क्या? अब नहीं करता हूं। अरे समझ आया? आई यूज टू रन अ माइल एवरी डे, आई यूज टू रन अ माइल एवरी डे, मैं रोज 1 मील दौड़ा करता था। इसका मतलब क्या हुआ? अरे अब नहीं दौड़ता हूं। इसका मीनिंग हो गया ना? ये सिंपल सा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है आपका, समझ आया? ठीक है। वी यूज टू प्ले क्रिकेट हेयर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहां पर क्रिकेट खेला करते थे, अब नहीं खेलते हैं। आपने कहा मैं रात को जागा करता था, आई यूज टू स्टे अप लेट, मैं देर रात तक जागा करता था। तो आई यूज टू स्टे अप, रात को जागना होता है, रात देर तक के लिए लेट लगा दो। आई यूज टू स्टे अप लेट, इसका मीनिंग हो गया मैं रात को देर तक जागा करता था। और क्या मीनिंग हो गया इसका? अब नहीं जागता हूं। मैं सुबह जल्दी उठा करता था, आई यूज टू गेट अप अर्ली, या आगे लगा दो वेरी अर्ली। अब क्या इसका अर्थ क्या हुआ? अब आप सुबह नहीं जागते हो जल्दी, अब आप शायद 9-10 बजे उठते हो। तो वो सिंपल सा साधारण सा प्रयोग इसका, इससे ज्यादा इसका प्रयोग नहीं है, ठीक है।